स्टूडेंट, वेलकम टेम्पल लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका देखेंगे विषय गणित की कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए जो दी गई है। ठीक है, इसमें हम अध्याय 3 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने अध्याय 1 और 2 का वीडियो बना चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। आज का वीडियो है संख्याओं के साथ खेलना पार्ट 3। ठीक है, तो हम देखेंगे अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। इसमें आपको संख्याओं के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे आपको एक फॉर एग्जांपल दिया गया है, एक कक्षा में 8 बच्चे हैं। एक कक्षा में 8 बच्चे हैं। बच्चों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना कि प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या समान हो। तो हम इनको निम्नानुसार व्यवस्थित करेंगे। देखिए, 8 बच्चों को आप एक प्रत्येक पंक्ति में एक बच्चा हो तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 8। मतलब बच्चों की कुल संख्या एक पंक्ति गुणा 8, मतलब 1 गुणा 8 करके कितनी होगी? 8। मतलब हर एक पंक्ति में, अलग अलग पंक्ति में एक एक बच्चा होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको अन्य प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। प्रत्येक पंक्ति में 2 बच्चे और पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 बच्चों के लिए? 4। इस प्रकार 2 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, जो कि आपके बच्चों की संख्या दी गई है। अगला है प्रत्येक पंक्ति में 8 बच्चे, पंक्तियों की संख्या 1। तो एक ही पंक्ति में पूरे 8 बच्चे अगर हम व्यवस्थित करें तो व्यवस्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो व्यवस्थित करने का क्रम है वो प्रत्येक पंक्ति में 4 बच्चे और प्रत्येक पंक्ति में 4 बच्चे, पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, इस प्रकार से आप इस मतलब 8 बच्चों को पंक्तियों में अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम 8 बच्चों को विभिन्न तरीक़ों से व्यवस्थित करते हैं। जैसे कि 8 बराबर 1 गुणा 8 और 8 बराबर 2 गुणा 4 भी होता है, और 8 बराबर 4 गुणा 2 भी हम कर सकते हैं, और 8 बराबर 8 गुणा 1 भी हम कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि संख्या 8 को संख्या 2 व 4 पूरा विभाजित करती है तथा 1 व 8 से भी विभाजित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि 8 को संख्या 1, 2, 4, 8 पूर्ण रूप से विभाजित करती है। अतः संख्या 8 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1, 2, 4, 8। मतलब आपको गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? सिंपली जिस संख्या से वह संख्या विभाजित होती है वह उसके गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे एक केवल एक ही से क्या होगी? विभाजित होगी, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? केवल 1। इसी प्रकार 2 के गुणनखंड 2 आपका 1 से भी विभाजित होगा और 2 से भी, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? 2। इसी प्रकार 3 देखते हैं। 3 आपका 1 से विभाजित होता है किंतु 2 से विभाजित नहीं होता। इसके बाद 3 से विभाजित हो जाता है, तो गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी? 2। 4 को देखते हैं हम। 4 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगा, और 4 से स्वयं से विभाजित होगा। ठीक है, इसी प्रकार 5 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित नहीं होता। 5 पूरा 3 से भी पूरा विभाजित नहीं किया जा सकता, और ना ही 4 से, केवल 5 से इसे विभाजित किया जा सकता है। तो 5 के गुणनखंड केवल कितने प्राप्त हुए? 2। इस प्रकार से आपको 12 तक के गुणनखंड दिए गए हैं संख्याओं के। तो गुणनखंड विधि को हम देखते हैं। उपयुक्त उदाहरणों से हम संख्याओं के गुणनखंड, गुणज, भाज्य, अभाज्य, विषम संख्या तथा संख्याओं की विभाज्यता संबंधी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं 12 के गुणनखंड आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपने देखा कि 12 का जो गुणा है 12, 1 का गुणा हम 12 में करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 12 प्राप्त करने के लिए 2 का गुणा 6 में करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होता है। 6 दूनी 12। ठीक है, और इसी प्रकार 3 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 12 प्राप्त होता है। पुनः आपकी वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है कि 4 से आप 3 का गुणा करेंगे तो आपको 12 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 5 से आप किसी भी संख्या से गुणा करने पर 12 प्राप्त नहीं होता। अगली संख्या है 6। 6 में आप 2 का गुणा करेंगे तो आपका 12 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12 प्राप्त होगा। अन्य किसी भी संख्या से 12 ना ही विभाजित होगा, ना ही उनको गुणा करने पर 12 प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार इनके 12 के जो गुणनखंड है वो क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, जो कि इसे पूरा विभाजित करती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के विभिन्न गुणनखंड लिखिए। तो गुणनखंड बनाना है। जैसे 48 1 से पूरा भाग जाता है, 48 में 2 का पूरा भाग जाता है क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 8 है, सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 3 से भाग देकर देखेंगे तो 16 बार आपका ये 48 3 से पूरा विभाजित होता है 16 बार। 4 से भाग दे के देखेंगे 48 में तो कितना बार पूरा विभाजित होगा?
आपका 12 बार, ठीक है। इसी प्रकार 12 12 चौके 48 होता है, मतलब आपका 12 से भी 48 पूरा पूरा विभाजित होगा। 16 तिया 48, इसके बाद 16 से विभाजित होगा। इसके बाद अन्य कोई संख्या से ये विभाजित नहीं होगा। 17 18 19 20 21 22 23 किसी भी संख्या से 48 विभाजित नहीं होगा। 24 से 48 विभाजित होगा। 24 दूनी 48। इसी प्रकार 48 से विभाजित होगा 48 एक बार, ठीक है। तो 48 के गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए आपको? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, ठीक है। इसी प्रकार 20 के गुणनखंड हम क्या देखेंगे कि 1 से तो वह विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 4 पंचे 20 होता है, 4 से विभाजित होगा, 5 चौके 20 होता है तो 5 से विभाजित होगा, 10 दूनी 20 होता है तो 10 से भी विभाजित होगा, और 20 से कम 20 से भी विभाजित होगा। तो 20 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे आपके? 1 2 4 5 10 20, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? 6 के गुणज 6 12 18 24 30 36 42 48 54 इसी प्रकार डाइजेस्ट, ठीक है। तो आपको गुणज में क्या करना है? 6 के गुणज लिखना है, मतलब 6 का आप ये बोल सकते हैं कि आपको पहाड़ा लिखना है। जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, इसी प्रकार 6 तिया 18। तो आपको पहाड़ा लिखना है कि आपने एक बार गुणा किया 6 का तो कितना प्राप्त हुआ, 2 से गुणा किया, 3 से, 4 से, 5 से, इसी प्रकार आपको आगे तक गुणा करना है तो आपको गुणज प्राप्त होंगे, ठीक है। 9 के गुणज इसी प्रकार आपको प्राप्त करना है। हम देखेंगे सार्वगुणज निकालेंगे। हमको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए इस विधि का उपयोग करना होगा। हम गुणज निकालने के बाद सार्वगुणज ढूंढेंगे। जैसे कि सार्वगुणज का मतलब होता है कि आपके दोनों जो गुणज हैं, जो संख्या दी है उनके गुणजों में जो दोनों में मिल रहे हैं जो गुणज, ठीक है, तो वह उसके दोनों के सार्वगुणज कहलाते हैं। जैसे 9 6 इसमें नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है, और 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 के गुणज में है लेकिन 9 के गुणज में नहीं है, 18 6 के गुणज में है और 9 के गुणज में भी है। इसी प्रकार आपको 36 6 के गुणज में दिखाई देगा और 9 के गुणज में भी दिखाई देगा, और है आपका 54, ठीक है। तो 54 आपका 6 के गुणज में भी है और 9 के गुणज में भी। इस प्रकार सार्वगुणज क्या क्या प्राप्त हुए हमें? 18 36 54, और भी इस प्रकार से आप आगे गुणा करेंगे तो और भी आपको गुणज दिखाई देंगे, ठीक है। तो वे गुणज जो दोनों संख्याओं के गुणजों में उभयनिष्ठ है वह सार्वगुणज कहलाता है। सबसे छोटा जो गुणज है वो क्या है? 18, और अतः 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? 18। आपको लघु मतलब होता है छोटा, अर्थात आप समझ सकते हैं कि सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होगा? उसका उस संख्या का लघुत्तम समापवर्त होगा, ठीक है। तो 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आया? 18, ठीक है। अगला देखते हैं। 12 16 और 18 के लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है आपको। तो हम 12 के गुणज ज्ञात करेंगे। तो 12 के गुणज क्या होंगे? 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 इसी प्रकार आगे, ठीक है। अगला देखते हैं 16 के गुणज। 16 32 48 64 80 96 112 148 144 160 176 आगे डैश डैश है, ठीक है। 18 के गुणज 18 36 54 72 90 168 108 126 और 144 इस प्रकार से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ से कोई भी संख्या तीनों के सार्वगुणज में नहीं दिखेगी, तीनों के उभयनिष्ठ, तीनों के गुणजों में उभयनिष्ठ नहीं दिखेगी। केवल आपकी जो है 144 वो आपकी तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होगा आपका? 144। अतः 12 16 और 18 का लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा? 144 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 18 का, अब हमें लघुत्तम नहीं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो हमको इनके गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। सबसे पहले 18 का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे कि उसमें भाग चले जाए। 18 का भाग 2 से जा सकता है, सबसे छोटी संख्या 2 है, ठीक है। तो हम 2 से भाग दे के देखेंगे 18 में कितनी बार गया? 9 बार। फिर 2 का भाग नहीं जाता, अगली संख्या हम 3 देखेंगे, 3 का भाग 9 में चले जाता है 3 बार, ठीक है। अगला 3 का भाग 3 में ही जाता है तो 1 आ जाता है। हमको यह प्रोसेस तब तक करनी है जब तक कि 1 ना आ जाए। इस प्रकार 18 के जो गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड, वो क्या होंगे? 2 3 3, ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। इसी प्रकार 24 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे
24 के क्या 2 से भाग देंगे हम, कितने बार जाएगा 12 से, 12 में 2 का भाग चले जाएगा, पुनः 2 से भाग देंगे 6 बार, फिर 6 में 2 का भाग चले जाएगा, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3, फिर 3 से भाग देंगे 3 का तो 1। ठीक है, इस प्रकार 24 के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए वो क्या हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब आपको सार्व अभाज्य गुणन देखना है। ठीक है, सार्व अभाज्य गुणन मतलब जो दोनों में उपस्थित हो। तो आप देख रहे हैं 2 एक जोड़ा आपका दोनों में उपस्थित है और 3 आपका दोनों में उपस्थित है। ठीक है, तो सार्व अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 एवं 3। महत्तम समापवर्तक सार्व गुणन का गुणनफल। ठीक है, तो सार्व गुणनखंड जो है या अभाज्य गुणनखंड उसका गुणनफल क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 अर्थात 6। तो यह महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है 16 और 28 का। ठीक है, तो 16 और 28 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आया 2 से भाग दिए 16 में 8 बार गया, 8 से पुनः 2 से भाग देंगे कितने बार जाएगा 4 बार, पुनः 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और फिर पुनः 2 से भाग दिए तो कितनी बार जाएगा 1 बार। अगला देखेंगे 28 दी अगली संख्या, 28 में 2 का भाग दिए 14 बार, और फिर पुनः 2 से भाग दिए 14 में तो 7 बार। 7 का भाग किसी भी अभाज्य संख्या है 7 किसी भी संख्या में से वह विभाजित नहीं होती, केवल स्वयं से विभाजित होती है। तो किससे करें हमने 7 से उसे विभाजित करें 1 बार। ठीक है, तो हम देखेंगे 16 और 28 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 16 के जो अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात किए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, तो और 28 के जो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 7, तो उसका सार्व अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें भी एक जोड़ा 2 का है, इसमें भी है। इस प्रकार 2 गुणा 2 अर्थात 4 क्या है आपका सार्व अभाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त हुए। जो सार्व अभाज्य गुणनखंड का जो गुणनफल है वही क्या है आपका महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो आपको सही विकल्प के रूप में दिए गए हैं। पहला है 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो गुणनखंड निकालने की विधि से हम बता सकते हैं कि कितनी होगी 9 होगी। ठीक है, अगला है दूसरा 3, 4 तथा 9 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा 3, 4 और 9 का महत्तम समापवर्तक केवल 1 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा, यदि संख्या 7, 2, 5, 4 और ये ब्रैकेट में और 9, 8 संख्या के विभाज्य हैं तब जो बॉक्स के स्थान पर अंक होगा तो बॉक्स के स्थान पर क्या अंक होगा 1। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है, तो सह अभाज्य कौन नहीं है, अभाज्य संख्या आपकी 6 और 7 अभाज्य संख्या है, 33, 35 भी आपकी अभाज्य संख्या है, फिर आपका 1 और 3 भी अभाज्य संख्या है, तो सह अभाज्य नहीं है। तो कौन है 8 और 12 सह अभाज्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि संख्या 2 तथा 3 के विभाज्य हैं तो वह सदैव विभाज्य होगी। तो 2 और 3 के विभाज्य से विभाज्य कोई संख्या तो वह सदैव किससे विभाजित होगी 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है छठवां, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो संपूर्ण संख्या कहलाती। जैसे हम इसके उदाहरण हैं 6 और 28। जैसे हम देखेंगे 6 के गुणनखंड क्या क्या प्राप्त होंगे आपको 1। ठीक है, 2 से विभाजित होता है 2 और 3 से विभाजित होता है 3, 4 से विभाजित नहीं होता, 5 से नहीं होता और 6 से नहीं होता। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए आपको 1, 2, 3, 6। तो वह संख्या जिसके सभी गुणनखंड सभी गुणनखंड हैं उनका योग, इनका हम योग करेंगे तो क्या प्राप्त होना चाहिए उस संख्या का 2 गुना हो। उस संख्या का कितना प्राप्त हुआ इनका योग 12, और संख्या हमारी क्या थी 6, 6 का 2 गुना 12 है अर्थात ये क्या है संपूर्ण संख्या है। इसी प्रकार आप 28 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो वह भी कितनी होगी आपकी 54 होगी। ठीक है, उनका गुणनखंडों का योग कितना होगा 54। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं को उदाहरण देकर समझाइए। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 4, 6, 8, 9। ठीक है, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 2, 3, 5, 7। अगला प्रश्न है 8वां, 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो 24 के सभी गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे, सर्वप्रथम हम 1 से गुणा करेंगे 24 का तो आपका 24 प्राप्त होगा, 2 से गुणा करेंगे किसका 12 का तो हमें कितना प्राप्त होगा 24। इसी प्रकार 3 का गुणा करेंगे 8 में तो आपको 24 प्राप्त होगा। अगला है 4 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 24, 4 से गुणा करेंगे 6 का तो आपको प्राप्त होगा 24,
5 से आप गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो 24 आपको प्राप्त नहीं होगा। अगली संख्या हम देखेंगे 6 से आप 4 का गुणा करोगे तो 24 प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, सॉरी अभाज्य नहीं, गुणनखंड। 24 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड 24 के। अगली संख्या, अगला क्वेश्चन है संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो गुणज अर्थात आपको उस संख्या एक एक क्रम में उसे गुणा करते जाना है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि उस संख्या का पहाड़ा लिखना है। जैसे 7 एकम 7, 7 से 1 का गुणा करें तो 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पना 35। अतः संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज क्या हो जाएंगे, 7 14 21 28 35। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 10वां। संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 7 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे 100 तक की अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 32 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो कि जैसे यहाँ हमने देखा 13 और उसका विपरीत अंक क्या है, 31, मतलब 3 और यहाँ 1 और 3 है, यहाँ 3 और 1 है, तो एक जोड़ा हमें मिला। ठीक है, और इसी प्रकार 37 देखेंगे हम, 37 और 73। ठीक है, तो 3 7 और 7 3 आपका क्या हो जाएगा, अगला जोड़ा हो जाएगा, और 7 9 और 9 7 आपका एक और संख्या। तो इनमें से सामान्य अभाज्य संख्याओं के युग्म है 13 31 37 73 तथा 79 97। ये क्या है, अभाज्य संख्याओं के युग्म है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के बीच के। ठीक है, अगला प्रश्न है 11वां। विभाजित की जांच के नियम द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो हमें सबसे पहले 11 का से विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। तो इसका नियम है किसी संख्या के दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो यह संख्या क्या होती है, 11 से विभाज्य होगी। तो हम ऐसे उदाहरण देखते हैं। आपका है संख्या 5 4 4 5। ठीक है, विषम स्थानों के अंकों का योग कितना है, 5 4 अर्थात 9। ठीक है, यहाँ पे विषम स्थान पर 5 है और तीसरे स्थान पर 4 है। इस प्रकार इनके अंकों का योग कितना हो गया, 9। सम स्थानों पर अंकों का योग दूसरे स्थान पर 4 है और चौथे स्थान पर 5 है। इनके अंकों का योग कितना हुआ, 9। योग का अंतर बोला गया है, तो योग स्थानों का योग का अंतर कितना है, 0। तो 9 ऋण 9 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार 5445 11 से विभाज्य होगी। तो नियम में आपका था कि 0 हो या 11 से विभाज्य हो अंतर। ठीक है, तो ये 0 है, अर्थात ये संख्या जो 5445 है वो 11 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार संख्या 1331 भी 11 से विभाज्य है। 5081 भी ये क्या 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी और कौन सी नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां। 35 और 50 के सारे गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 35 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 नहीं होगा, 2 के पहाड़े में 35 नहीं आता, या 2 से विभाज्य नहीं होता 35, 3 से भी नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, 5 से विभाज्य होता है 35, 7 से होता है और स्वयं 35 से विभाज्य होता है। इसी प्रकार 50 के गुणनखंड 1 2 5 10 25 और 50 हैं। तो सारे गुणनखंड वह होते हैं जो कि दोनों में होते हैं। तो 1 आपका दोनों में है और केवल 5। ठीक है, तो 1 और 5 आपके क्या हो जाएंगे, सार्व गुणनखंड। अगला प्रश्न है वह संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य, वह संख्या जो 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो दी हुई संख्या 5 और 12 के गुणनफल से विभाजित होगी। अब इस संख्या क्या होगी, 5 गुणा 12 बराबर 60, अतः संख्या 60 से सदैव विभाज्य होगी। ठीक है, जो कि 5 और 12 के गुणनफल के बराबर है ना। तो 5 और 12 दोनों संख्या से यह संख्या 60 दोनों से विभाज्य होगी। अगला देखेंगे 12 16 28 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 12 के हमको सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। तो 12 से आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। सबसे छोटी संख्या का भाग दीजिए। 2 से भाग दिए हमने 12 में तो 6 बार गया, 2 से भाग दिए 6 में तो 3 बार, 3 से भाग दिए तो 1 बार। इसी प्रकार 16 का भाग देंगे 2 में
तो 2 से भाग देंगे 16 में, तो 2 से भाग दिए 16 में तो कितना आया 8, 2 से भाग दिए 8 में तो कितना आया 4। इसी प्रकार 2 से भाग दिए पुनः 4 में तो 2 बार भाग गया, और 2 से भाग दिए 2 में तो 1 बार भाग गया, ठीक है। इसी प्रकार 28 का हम देखेंगे, 2 से भाग दिए 28 में तो कितना आया 14, और 2 से भाग दिए 14 में तो कितने बार गया 7 बार। 7 अभाज्य संख्या है, केवल 7 से विभाजित होगी, 7 से भाग दिए तो कितना आया 1। तो इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए। सार्व गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 2 गुणा 2, ठीक है। बाकी कोई अंक तीनों में नहीं है, ठीक है। ये 2 तीनों में है और ये 2 तीनों में है, बाकी सारे सिंगल सिंगल जोड़े हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल अंक हैं, तो हमें उन्हें सार्व गुणनखंड में नहीं लेंगे। सार्व गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा 2 गुणा 2, अर्थात महत्तम समापवर्तक कितना होगा 4, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 24 और 32 से विभाज्य है। तो 4 अंकों की संख्या हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं 18, 24 और 32 का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने के लिए हम याली मेथड भी अपना सकते हैं, जिसमें हम तीनों को एक साथ भाग देंगे। तीनों में 2 का भाग पूरा पूरा चले जाता है, तो हम भाग देंगे कितना आएगा 18 में भाग दिए 9, 24 में भाग दिए 12 और 32 में भाग दिए 16। इसी प्रकार पुनः हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, 9 में नहीं जाता तो वही संख्या हम जैसे कि वैसे लिख देंगे। अगला 12 में दिए तो 6 बार गया, और 16 में दिए 2 का भाग तो कितने बार गया 8 बार। इसी प्रकार पुनः 2 में भाग देंगे, 9 में नहीं जाता हम उसे जैसे कि वैसे लिखेंगे। 6 में भाग दिए तो कितनी बार गया 3 बार, और 2 से भाग दिए 8 में तो कितनी बार गया 4 बार, ठीक है। इसी प्रकार पुनः 2 में भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 9 और 3 जैसे कि वैसे रहेंगे। 4 में भाग दिए तो 2 बार, फिर पुनः हम 2 से भाग देंगे तो 9 और 3 आपके जैसे कि वैसे रहेंगे। 2 एकम 2, 2 में भाग देंगे 2 का तो 1 बार जाएगा। अगला देखेंगे हम 3 में, अब इसके बाद 3 से विभाजित होगी 9 और 3, 3 से भाग दिए तो 3 तक का 9 3 बार गया, और 3 एकम 3, पुनः 3 से भाग देंगे तो जब तक कि आपका एक एक अंक ना आ जाए तब तक आपको भाग देते रहना है, ठीक है। देखते हैं हम क्वेश्चन 18, 24 और 32 का लघुत्तम हमें क्या प्राप्त हुआ 228, अर्थात 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। तो हमें अभी ये 3 अंकों की संख्या प्राप्त हुई है, तो हम 4 का गुणा करेंगे तो हमें इसकी 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि 18, 24 और 32 से क्या हो विभाज्य हो। तो इस प्रकार अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी 1152, जो कि 18, 24 और 32 तीनों से विभाज्य होगी, ठीक है, 4 अंकों की संख्या। इस प्रकार आपका वीडियो यहाँ समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।